पहचान जो है संगठन की या लोगों की उनके ऑब्जेक्टिव से होनी चाहिए। मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ दोबारा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब वही ज्यादा क्रूशियल चीज है, वो ज्यादा आपके समझ में आने से ज्यादा आपको मदद होगी फील्ड में लोगों को समझने के लिए। तो हमने ये कहा कि ऑब्जेक्टिव दिशादर्शक है और वो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, आपके काम का पैमाना है। तो दिशा दर्शक जब है तो दिशा कैसे देता है, तो ये देने के लिए ऑब्जेक्टिव जो है उसके आधार पर और ऑब्जेक्टिव को चुनने के लिए एक प्रोफेसर रॉथमन है, अमेरिका के प्रोफेसर माइकल रॉथमन। आजकल गूगल का जमाना है, पता नहीं कौन आदमी कहां से क्या खोज ले, इसलिए लिख रहा हूं कि आपके काम की भी चीज हो सकती है। इन्होंने एक बनाया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, रॉथमन्स मॉडल उसको कहा जाता है। इनका यह कहना है कि दुनिया में जितने भी संगठित कार्य है, ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन राइट डाउन दिस, ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। ये फंडामेंटल क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। Can be classified into two based on objectives. Based on objectives. क्लासिफिकेशन प्रकार प्रकार का हो सकता है, लेकिन उद्देश्य प्रणीत जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो उसके आधार पे कह रहे हैं, उसको आधार बना के वो कह रहे हैं कि दो ही प्रकार की गतिविधियां दुनिया में होती है। एक पहली है चेंज, और दूसरी है स्टेबिलिटी। इसको दूसरा शब्द है अंग्रेजी में स्टेटस को, यथास्थिति। मतलब दुनिया में काम करने वाले लोग या तो परिवर्तनवादी होते हैं या तो यथास्थितिवादी होते हैं। मतलब विचारधाराओं को भी आप देखिए कि इसने उद्देश्य के आधार पर विचारधाराओं को भी दो भाग में बांट दिया, या तो परिवर्तनवादी होंगे या तो यथास्थितिवादी होंगे। जो चल रहा है ऐसे ही रहना चाहिए। एंड देन जैसे जहाज पे कंपास होता है, कल हमने कहा ऑब्जेक्टिव इज जस्ट लाइक अ कंपास which provides you direction. Also in your life, आपके पर्सनल लाइफ में भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो आपको दिशा दर्शन का काम करते हैं। वो आपको बताते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी ऊर्जा किस दिशा में लगानी चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ में एक कंपास उन्होंने बनाया है। जैसे शिप के ऊपर कंपास होता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में ये कंपास बनाया। और उन्होंने कहा कि संगठित गतिविधियां दो प्रकार की होती है और इसमें दो प्रकार के लोग लगे रहते हैं। एक है इलीट, दूसरे है मासेस। एक्सिस बनाया, ग्राफिकल एक्सिस दिख रहा है आपको, है ना। ऊपर स्टेबिलिटी, QUO, स्टेटस को 940 नहीं है वो, QUO।
स्टेटस को। तो इनका यह कहना है कि जो गतिविधियां परिवर्तनकारी होती है उसमें भी दो प्रकार की रणनीतियों पे काम होता है, और ये परिवर्तनकारी गतिविधियों को उन्होंने नाम दिया सोशल एक्शन। तो एक मॉडल है सोशल एक्शन मॉडल, उसको कहा जाता है सोशल एक्शन मॉडल। सामाजिक कृति कार्यक्रम, और जब ये प्रबुद्ध, इसको आप कहोगे साधन संपन्न, साधन संपन्न प्रबुद्ध, और क्या शब्द होता है इलीट को? देखिए तो डिक्शनरी में, ये मेरे शब्द है, ट्रांसलेशन डिक्शनरी क्या करी है उनके मोबाइल में? इलीट, अभिजात्य, हाँ हाँ, अभी का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान से संबंध है। अभिजात्य, अभिजात्य को कैसे करेंगे संधि विग्रह? कुछ टीचर लोग बताएं हमको, या ऐसे ही हमको कंफ्यूज करने के लिए ब्राह्मणों ने बनाया है? शब्द ऐसे ही रचते हैं ब्राह्मण, लोगों को समझ में ना आए। कुलीन तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि सही नहीं है ट्रांसलेशन। विशिष्ट मतलब खास, जिसका सारी सुख सुविधाएं है। इस विशिष्ट का मतलब ये नहीं ABCD XYZ। अभिजात्य का संधि विग्रह क्या है? का मतलब ऐसे कुछ है। अभी का मतलब पहले, उर्दू में कह रहा हूं, पहले। पहले उर्दू शब्द है ना? पहले का मतलब क्या होता है? कोई उर्दू जानने वाला है? अपने आप को अहले साबित करो। अगले, हाँ बराबर, हाँ हाँ, अगली पंक्ति के, अगली पंक्ति के, हाँ, अगला वर्ग उसको कहते हैं, मतलब फॉरवर्ड, ऐसे ही क्या? ओके, एनीवे, हाँ। तो इसका मैं जो समझता हूं, इसका मतलब पढ़े लिखे जो प्रबुद्ध लोग हैं, मैं इसलिए इसको ये शब्द दिया हूं, साधन संपन्न और प्रबुद्ध लोग, ज्ञान का उपयोग करने वाले लोग, बुद्धि का काम करने वाले लोग। तो ये लोग जब परिवर्तन के लिए पहल करें तो उनकी रणनीति को कहा जाता है कॉन्टेस्ट स्ट्रैटेजी। कि वो स्थापित जो सरकार होती है उसको चुनौती पैदा करते हैं, चैलेंज करते हैं उनको। स्थापित सरकार को चुनौती देते कि ये गलत है आपका, ये आप जो किया है, जो कानून लाया है किसानों के खिलाफ में, ये गलत कानून है, तो चुनौती देते हैं और डायलॉग करके उनको आर्गुमेंट से गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर सरकार उनकी बात ना माने और इनकी बात ये लोग पकड़ ले, प्रबुद्ध आदमी की बात कॉमन आदमी अगर पकड़ ले तो उससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मतलब धरना प्रदर्शन, रास्ता रोको, आंदोलन, कॉमन आदमी फिर ऐसी गतिविधि करेगा, फिजिकली मैदान में आ करके सरकार के विरोध में खड़ा हो जाएगा, नारेबाजी करेगा कि ये गलत है, होश में आओ, होश में आओ। आप लोग सुनते हैं ना ये सब नारे? तो हुआ वो कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी कि अगर समझाने से, आर्गुमेंट से, बुद्धि से, कोर्ट से मामला समझ में नहीं आ रहा है तो यहां होगा। तो ये लोगों की जो स्ट्रेटेजी होती है, जैसे PIL ये होता है ना, हाँ,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख दिया, या पार्लियामेंट में नया कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, प्राइवेट बिल लाया, या कोई रिसर्च बुक प्रोड्यूस कर दी सरकार की जो नीति उसके खिलाफ में उसका विश्लेषण करने वाली, तो इस प्रकार के काम, या कहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली और लोगों को समझाया और सरकार के खिलाफ में बताया कि सरकार ने गलत काम किया है, तो वो सारी स्ट्रैटेजी हुई एलिट लोगों की। जैसे मंडल कमीशन की जो केस है उसमें जो क्रिमिलियर आया, तो मधुलिमय नाम का एक ब्राह्मण था पुणे का, वो जो है जो इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस थी, जिसमें ओबीसी के लोगों को शिक्षा में और खास करके सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू कर दिया गया आखिर, तो वो जो सरकार ने किया था, वीपी सिंह सरकार ने, उसको चैलेंज किया गया था इंदिरा साहनी केस, और वो चैलेंज किया तो उसमें मधुलिमय नाम का एक तो कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट था पुणे से, उसने अपने आप को कोर्ट में उस केस में पार्टी बनाया कि मुझे भी इसमें पार्टी बनना है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं इसमें, तो उसकी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर दी और उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलील की कि ये जो आरक्षण हम दे रहे हैं ये सही नहीं है, इसका कहीं ना कहीं जाके अंत होना चाहिए, दे दीजिए, क्योंकि कोर्ट बाय एंड लार्ज इस मोड में आ गई थी कि ना बोल दे। तो उसने ये समझाया कि अगर आप नहीं बोलोगे तो आंदोलन बहुत तेज हो जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उस आंदोलन की ताकत को फेस नहीं कर पाएगी सरकार और आपकी न्यायपालिका। आप दे दीजिए बाकायदा, लेकिन ऐसे दे दीजिए कि वो देकर के भी ना देने के बराबर हो जाएगा। तो उसने एक किताब लिखी है छोटी सी, उसका नाम है स्वतः समापनीय आरक्षण नीति, स्वतः समापनीय आरक्षण नीति, सेल्फ लिक्विडिफाइंग रिजर्वेशन पॉलिसी। ये अपने आप खत्म हो जाएगी। अब ऐसी पॉलिसी बनाइए कि ये आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। आप खत्म करोगे कि आपके ऊपर इल्जाम आएगा, तो आप इसको मत करिए, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए ब्राह्मणों के दिमाग कैसे होते हैं। उनको आइडिया ये दिया कि आप एक इकोनॉमिक लिमिट लगाइए कि इतना इतना पैसा किस आदमी के पास होगा तो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है, जबकि संविधान में है ही नहीं। आर्थिक मापदंड जो होते हैं या आर्थिक स्थिति जो होती है वो सदा परिवर्तनीय होती है। लिक्विड मतलब इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है वो लिक्विडिफाइंग होता है, पता नहीं होता है कब और क्या होगा। आज मैं करोड़पति हूं किसी बिजनेस की वजह से, कल मेरा बिजनेस डूब गया, मैं सीधा जमीन पे आ जाऊंगा। तो आज मैं करोड़पति था इसकी वजह से आपने मेरे बेटे को एजुकेशन में एडमिशन नहीं दी, कल मैं गरीब हो गया तो क्या आप मेरे बेटे को एडमिशन दोगे जाकर के पिछली क्लास में? नहीं। या आज मैं गरीब हूं इसलिए आपने मेरे बेटे को एडमिशन दे दी, और 2 दिन बाद मैं करोड़पति हो गया तो मेरे बेटे की एडमिशन कैंसिल करोगे क्या? या जो नौकरी वापस ले लोगे क्या? तो आर्थिक स्थिति बदलती रहती है, इसलिए संविधान में आर्थिक स्थिति का मापदंड नहीं है, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का मापदंड है। और शैक्षिक स्थिति भी व्यक्ति की नहीं, पूरे उसके समुदाय की, और उसकी सामाजिक स्थिति। मतलब के.आर. नारायणन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, लेकिन मंदिर में जाने के बाद ब्राह्मणों ने उस मंदिर को जो है गोमूत्र से धोया। अब सुनते हैं ना, अब ये भी वाला जो प्रेसिडेंट बेटा है कोविल है ना, रामनाथ ऐसा तो ये भी जब कहीं गया कोई मंदिर में तो हाँ, तो उसकी साफ सफाई और उसको पवित्र किया गया, क्योंकि वो अछूत है। ऐसा घुसने नहीं दिया।
तो उसका सामाजिक स्टेटस बदला नहीं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। पैसे की भी कोई कमी उसके पास है नहीं है जीवन यापन के लिए, लेकिन उसका सामाजिक जो स्थिति है वो वही रह गया। इस सोशियोलॉजी में स्टेटस एक होता है चैप्टर, रोल एंड स्टेटस, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और स्टेटस दो प्रकार के होते हैं, एक एस्क्राइब्ड होता है और दूसरा अचीव्ड होता है। जो आप अपने कर्मों से प्राप्त करते हैं, और एक आपको अनुवंशात्मक आपको मिलता है, उसको क्या कहते हैं आप लोग, इनहेरिटेंस से जो आता है उसको हिंदी में क्या कहेंगे, वंशानुगत। तो एक वंशानुगत है और एक आपकी मेहनत से आपने प्राप्त किया हुआ है, अचीव्ड, आपने खुद अचीव किया है उसको। कर्म से आपके है आपका एक स्थान, और एक जन्म से है। तो आपकी जाति, आपका धर्म आपको जन्म से मिलते हैं। धर्म को भले ही आप बाद में बदल दो, जाति को भारत में बदल ही नहीं सकते, वो रिकॉर्ड में रह जाएगा कि ये जाति का है। एस्क्राइब्ड सी है यहां पर ना, एस्क्राइब्ड, एस्क्राइब्ड वंशानुगत। जैसे एस्क्राइब का मतलब ये होता है कि वो बदलता नहीं, वो स्टेटस पे है ना। जैसे उम्र है, आपकी उम्र आपके हाथ में है क्या, वो इंडिपेंडेंट जो है फैक्टर है आपकी जिंदगी का, है ना। तो वैसे एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, एस्क्राइब स्टेटस इंडिपेंडेंट फैक्टर है, वो बदलता नहीं बाद में। तो उसको बदल नहीं सकते, इसलिए उसको कभी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एस्क्राइब स्टेटस को। उम्र का उदाहरण मैंने लगता है सही नहीं दिया आपको, यहां पर एस्क्राइब को समझाने के लिए दूसरा कोई और उदाहरण देना पड़ेगा। बताइए और क्या उदाहरण हो सकता है। जैसे जाति है, कास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और एस्क्राइब्ड स्टेटस, और क्या होता है एस्क्राइब्ड जो इनहेरेंटस है आपको मिलता है। हाँ, धर्म भी बाय एंड लार्ज है, बाय एंड लार्ज मोटे तौर पर। तो वो स्टेटस बदलता नहीं है। तो किसी आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसका ऐसा स्टेटस पकड़ना, और वो ऐसा स्टेटस जो प्रॉब्लम है। हाँ, तो आर्थिक जो हमारी परिस्थिति है वो हमारी सामाजिक परिस्थिति का प्रतिफल है। इसलिए आर्थिक स्थिति हमारी समस्या नहीं है, सामाजिक स्थिति हमारी समस्या, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एजुकेशनल एंड सोशल स्टेटस को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ये शब्द यूज किया, इकोनॉमिकली नहीं कहा। इकोनॉमिक्स के आधार पर किसी आदमी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उनका मानना था। तो वो अब देखेंगे कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में उसने इकोनॉमिक्स लाया, मधुलिमय ने। अब पूरा चौपट कर दिया रिजर्वेशन पॉलिसी ओबीसी, उसमें पार्टी बनकर इंडिपेंडेंट पार्टी बना, कोर्ट में जाकर के केस में, और या ऐसी सिचुएशन बना दी कि जिस आदमी का इतना लिमिट इनकम होगा 5 लाख रुपए जिसके घर आते होंगे सालाना, उसके बच्चे को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। उसे क्या हुआ कि जो लोग हायर एजुकेशन में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके पास पैसा होगा वही पढ़ा पाएंगे, तो उनके लिए कहा गया क्योंकि आपके पास पैसा है इसलिए आपको हम नहीं देंगे। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, पढ़ा ही नहीं सकते, उनके लिए ओपन रखा कि अब आइए पढ़ाइए, तो पढ़ा ही नहीं पाएगा। मतलब ये हुआ, दांत है तो चने नहीं, चने हैं तो दांत। तो जिसके पास दांत है उसको चना नहीं देंगे,
और जिसका दांत नहीं है उसको बोलेंगे चने चबाओ, तो वो तो चबा ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब स्वतः समर्पणीय आरक्षण नीति, एक ऐसा समय आएगा सब लोगों का 5 लाख के ऊपर ही इनकम होगा, तो किसी को आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहले ओबीसी को लाया, अब इसको एससी एसटी को भी लागू कर रहे हैं। तो जब ओबीसी के लिए आया, हम वामपंथ के लोग सबको समझाते थे कि ये सबको विरोध करना चाहिए, तो एससी एसटी के लोगों को लगता था ये हमारी समस्या नहीं, लेकिन अब ये इनकी भी समस्या हो गई। मतलब ये अनुमान नहीं कर पा रहे थे एससी के, कुछ लोग जो एससी के ही संगठन बनाते ना, उनकी मानसिकता ये थी ये हमारी समस्या नहीं है। संगठन तो पूरे मूल्यवासी बहुजन समाज का बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक एक को मारता है, एक साथ सबको नहीं मारता है, एक एक को कॉर्नर करके मारता है। पहले ओबीसी के लिए लाया क्रिमिलियन, अब एससी एसटी को लागू कर दिया। हाँ, अब तब ओबीसी के लोगों को लगा कि इन्होंने हमको साथ नहीं दिया, अब हम साथ ले लेंगे। तो प्रबुद्ध लोग जो है वो जो कॉन्टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं कॉन्टेस्ट स्ट्रेटेजी। फिर प्रबुद्ध लोग अगर यथास्थिति बनाए रखने के लिए काम करें, और खास करके स्थापित लोग, तो उसको करते सोशल प्लानिंग। आजकल इसको कह रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग, है ना। उत्तर प्रदेश में जो बहन जी ने चलाया सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर, ब्राह्मण भाईचारा, है ना, या जो भी है, जो सेल बनाते हैं एससी एसटी का सेल, बीजेपी का भी होता है, कांग्रेस का भी होता है, उसमें एससी एसटी का एक आदमी होता है। दूसरा होता है कि लोकैलिटी डेवलपमेंट, मासेस उनके अपने साधन संसाधनों से जब यथास्थिति के लिए खुद ही काम करे, तो इसको कहते हैं लोकैलिटी डेवलपमेंट। मतलब हम जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहे, बस थोड़ा दुख थोड़ा कम हो, सहनीय हो, उसको कहते हैं लोकैलिटी डेवलपमेंट। मतलब बहुत सारे जो महिलाओं के समूह होते हैं, स्वयं सहायता समूह, ये जो कल्पना चल पड़ी है ना, एनजीओ के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, 100 रुपया हर महीना इकट्ठा करते, 50 रुपये इकट्ठा करते, बैंक में खाता खोलते, छोटा मोटा महिलाओं का उद्योग शुरू करवाते हैं, और उससे थोड़ी उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें उनको मदद करने की कोशिश करते हैं, लोन देते हैं, कम ब्याज पे उनको लोन देते हैं। तो अच्छा तो लगता है, सही है, थोड़ा बहुत आर्थिक व्यवस्था नियोजन उसमें होता है। लेकिन ये करने के बहाने ब्राह्मणवादी संगठन हमारी महिलाओं के साथ अपना नेटवर्क बनाते हैं, ये बहाना होता है। और फिर महिलाओं का समूह बन गया, बचत भी होने लगा, 2-3 साल हो गए, कुछ उद्योग भी महिलाएं छोटा मोटा कर रही है। फिर जैसे समूह बन गया तो समूह को संगठित करने वाली जो महिला प्रबुद्ध समाज की होती है, कुलीन जिसको कहते हैं, अभिजात के समाज की कोई प्रतिनिधि वहां आती है, और कई बार तो हमारी महिला को भेजते हैं ताकि लोगों को समझ में भी ना आए, प्रतिनिधि हमारी महिला को बना के भेजते हैं। प्रोग्राम में बनाएंगे कि अब चलेंगे वैष्णो देवी, महिलाओं का ग्रुप तो बना था कि वो कोई प्रोडक्शन करे और इनकम जनरेट करे। इनकम जब हो गया, पैसा इकट्ठा हो गया, तो बोले वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। हाँ, आप ही के पैसे से आप सत्यानाश का कार्यक्रम उधर ले जाने के लिए आपको करेंगे। या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्य में महिलाओं का ग्रुप बनाएंगे, सब करेंगे, फिर वहां दुर्गा देवी की पूजा लगाएंगे, काली माता की पूजा लगाएंगे, या फिर सरस्वती पूजा लगाएंगे, गणपति का जो है अनुष्ठान करेंगे, और 10 दिन तक उसमें खर्चे चलेंगे, लोगों को फुकट में खाना खिलाएंगे और बड़े खुश हो जाएंगे। वो गरीब लोग जिनको अपनी व्यवस्था नहीं थी, जैसे तैसे करके कुछ पैसा इकट्ठा किया, तो उस पैसे को खर्च करने का भी कार्यक्रम दे देते उसके साथ। तो जैसे ते ही रहते हैं फिर वो लोग, और उसमें थोड़ी खुशी मनाते हैं, थोड़ी उनको खुशी होती है उसमें, तो फिर उसी उनको लगता है ठीक है हम पहले से बेटर है। तो वो लोग रेवोल्यूशन नहीं करते, पहले से बेटर फील करते हैं। मतलब अगर किसी को जख्म दिया और ज्यादा दे दिया तो वो पलटवार कर सकता है,
वो आदमी वेदनाएं असह्य होकर अगर सीमाओं से पार उसको ज्यादा तकलीफ दे देंगे तो पलटवार कर सकता है। तो तकलीफ उसको उतनी दो जितनी जरूरत है, बर्दाश्त करे इतनी तकलीफ उसको दो, नहीं तो क्या होगा कि वो आपकी सेवा नहीं करेगा। फिर मतलब एक नौकर आप अपने घर में रखिए और उसे सारे काम करवाते रहिए और उसको बीच बीच में शाबाशी देते रहिए, नौकर बना रहेगा। नहीं नौकर को भी आप भला बुरा कहेंगे, नौकर आपको छोड़ के चला जाएगा। वास्तविकता है क्या नहीं है? तो ब्राह्मणवाद शूद्र अति शूद्र लोगों से सेवाएं लेने के लिए उनके जख्म भी देता है और बीच बीच में मरहम भी लगाता है। तो ये इस प्रकार के लोकेलिटी डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम होते हैं, ये बीच बीच में मरहम लगाने के कार्यक्रम है ताकि लोग विद्रोह ना करें। एक ब्राह्मण आपके हकाधिकार छीन लेता है और दूसरा ब्राह्मण आपके समर्थन में संसद में या न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता है कि कॉमन आदमी के साथ ज्यादती हो रही है। ऐसे देख रहे हैं ना आप लोग? तो ये टैक्टिक्स है, ये रणनीति है। जो कल हमने बात की, रणनीति ऐसी होती है कि एक आदमी इधर से मारे और दूसरा जो है सहलाए उसको। राइट राइट राइट। तो ये ऐसे लोग उन्होंने बना रखे, छोड़ रखे हैं ताकि चलता रहे समाज, उस धारा में चलता रहे, धारा चलती रहे, धारा के उल्टा कोई ना घूमे और जो लोग ऊपर बैठे हैं वो नीचे ना गिरे, वो अपनी पोजीशन में बने रहे, इसके लिए कोशिश की जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको बोलते हैं SHG। और ये जो प्लानिंग होती है, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है MG नरेगा, है ना, स्कीम है ना, रोजगार गारंटी वाली जो स्कीम है, गांव में 100 दिन रोजगार देंगे, है ना, 365 में कम से कम 100 दिन आपको देंगे ताकि मरे ना आप, है ना, जिंदे रहने चाहिए। तो आप जिंदे नहीं रहोगे तो हमारी सेवा कौन करेगा? तो मरना नहीं चाहिए। ये मरेगा, ये पक्का मरेगा। हाँ ये मरेगा होना चाहिए इसका नाम। ये दो चीज अगर इसको गांधी और नेशनल हटा दिया जाए और महात्मा रखा जाए तो ये मरेगा हो जाएगा। पक्का मरेगा, लेकिन आज नहीं मरेगा, हो बाद में मरेगा। वो गांधी की वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और नेशनल की वजह से। इसको हटा दो तो ये मरेगा हो जाएगा। तो ये जो स्कीमें होती है, जैसे विधवा पेंशन है या वृद्ध पेंशन है, ये स्कीमें लोगों को लगता है कि हमारे लिए बनाई गई, लेकिन वास्तव में ये स्कीमें पार्टी इन पावर जो होती है, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उनका रोजगार चलाने के लिए बनाई जाती है। तो वो क्या है, एक विधवा के पास पहुंचते हैं, कहते आपकी पेंशन शुरू कराएंगे जी, मंथली आपको जो है 500 रुपया आएगा, और आज 1000 है, 1000 आएगा तो साल में कितना हो गया? 12,000। 2000 हमको दे दीजिए, हम आपका 12,000 का इंतजाम कर दे रहे हैं। पार्टी वर्कर्स ये धंधे करते हैं। हाँ, उसको उसमें इनरोल करना, उसका आधार कार्ड बनाना, ये सब ये करेगा। एक महिला के पीछे अगर 1000-2000 रुपए लेगा और 1000 महिलाओं को कर देगा साल भर में, 1000 महिलाओं को स्कीम में इनरोल कर देगा एक आदमी, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कितने रुपए हो गए? उसको मिले 10,000 और उस बनाने वाले को मिले 20 लाख। देखिए वर्कर कैसे, भी पार्टी के वर्कर जो है कैसे गाड़ी खरीदते हैं और कैसे शान से चलते हैं। ये स्कीम बनाई जाती है वर्कर के लिए, पार्टी के, तो वो इसमें से अपना हिस्सा निकाले। एक तो एक उदाहरण दिया महिलाओं का, ऐसे ही वृद्धा पेंशन है, ऐसे ही लेबर जो होते हैं उनको भी पेंशन मिलती है, या उनका वेलफेयर का फंड होता है, लेबर वेलफेयर फंड है। तो एक लेबर के ऊपर लेबर कमीशन उसको 10,000 रुपया सालाना बच्चों के स्टेशनरी के लिए पैसा देता है,
बच्चों की सारी फीस देता है। जो लेबर रजिस्टर्ड है लेबर कमीशन के ऑफिस में, तो उसको सालाना 10,000 रुपया स्टाइपेंड देता है स्टेशनरी के लिए, शालेय साहित्य के लिए, और उनकी फीस देता है सबकी। और लेबर का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, स्वास्थ्य सुविधा के लिए लेबर को ग्रांट करता है फंड, अगर बीमार हो जाए तो उसमें भी पैसा मिलता है। मतलब एक आदमी का लेबर कार्ड अगर बन जाए, उसको कहते हैं लेबर कार्ड, कमिश्नर ऑफिस से बनता है। लेबर कार्ड अगर बन गया, उसे जाके एक पंजी होती है, उस पंजी में रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना है और बताना है किधर काम करते हैं, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, क्या है, जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे होंगे का सिग्नेचर ला करके दे देना है। तो ऐसा जो लेबर पंजीकृत लेबर होता है, मजदूर होता है, उसके ऊपर खर्च करने का कम से कम 50,000 रुपए का प्रावधान है। 50,000, 1 लाख, कितना भी हो सकता है कि स्वास्थ्य के ऊपर कभी आपदा आ गई तो बहुत बड़ा फर्क। तो लेबर कमीशन कहां से करता है? ये जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, रोड बन रही है, घर बन रहा है, प्राइवेट बन रहा है, सरकारी बन रहा है, जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, उसका 2% वो सरकार की तिजोरी में टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता है। आज 1%, हाँ 1% डालेगा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डेफिनेटली इसका पता होगा। तो वो बहुत बड़ी राशि उनके पास, वो खर्च नहीं कर पाती, इतनी बड़ी राशि है। मैंने पिछले 4-5 सालों में नागपुर में देखा कि वहां का जो बीजेपी का एमएलए है, उसके वर्कर जो है उनके ऑफिस में एक इसका बड़ा यूनिट चलाते हैं, मजदूर विकास के, मजदूर कल्याण फंड, और उसका मजदूर का कार्ड बनाना, मजदूर कार्ड, लेबर कार्ड बनाने का। और वो जो लोगों के पास साइकिल भी नहीं थी, वो आजकल बंबई के साल में 3-4 चक्कर लगा रहे फ्लाइट से, फ्लाइट में घूमते हैं। कई बार परिवार को फ्लाइट में लेकर के गए और उनको जो है दुनिया दिखाई कि देखिए विमान में बैठेंगे। इनका साइकिल भी नहीं थी, पैदल चलते थे, चप्पल नहीं थी उनके पास। वो कहां से पैसा आया? तो हमको ये पता चला कि एक लेबर का कार्ड बनाने के लिए कोई 5,000 रुपए ले रहा है, कोई 2,000 रुपए ले रहा है। वो लेबर खुद जाके भी बना सकता है ये कार्ड, लेकिन हमारा लेबर अनपढ़ है, गवार है, सक्रिय नहीं है, तत्पर नहीं है। इसकी वजह से वो क्या करता है? एजेंट को पकड़ता है। और एजेंट भी क्या करते हैं, उसको नहीं पता होगा तो खुद घर पहुंच करके LIC एजेंट की तरह उसका प्रबोधन करते, कहते तुम्हारा कार्ड बनाएंगे, लाओ यार, तुम तुम्हारा आधार कार्ड लाओ, तुम्हारा वोटर ID कार्ड लाओ, ये लाओ, तुम्हारा बैंक का अकाउंट लाओ, तुम्हारे अकाउंट में पैसा दिलवाएंगे। ये सब कागज इकट्ठा किया, लाओ 2,000 रुपया, लाओ 5,000, तुम पहले दो हमको, अब बाकी तुमको आता रहेगा। आपको तो एक ही बार देना है, 5,000 आप हमको दे रहे, 25,000 का आपको फायदा करा देंगे। एक गली में घुस जाते हैं, 100 लोगों को बना देते हैं शाम तक, 100 लोगों से 5,000 रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। 2 लोग टीम में बाइक में जाते हैं, 2 लोग 100 लोगों का बना देते, बस्ती में जाते हैं। तो 100 लोगों ने 2,000 रुपए दिया, कितना हुआ? 2 लाख हो गया भाई। डेली 2 लाख कोई कमाता है क्या? और ऐसा करते हुए मैं अपने आंखों से देखा है। तो ये है प्लानिंग। प्लानिंग ऐसी होती है, लोग जहां है वही रहेंगे, प्लानिंग में चलाने वाले लोगों का कल्याण होगा। सरकारी जो योजनाएं हैं उनके ये हाल है हमारे देश में। राजीव गांधी खुद कहते थे कि 10 पैसा पहुंचता है, 1 रुपए का नियोजन करने के बाद 10 पैसा गांव में पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने बताया था, बेचारे ने उस सत्य को क्या बता दिया, पार्टी जो है खत्म ही हो गई उनकी, कांग्रेस पार्टी। और इन्होंने बताया कि वो पैसा हम वापस लाएंगे और 15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे, है ना। लोगों को अच्छी बात लगी, इंतजार कर रहे कि कब 15 लाख रुपए आएगा। ये है योजनाएं, ये स्कीमें हैं, ये है प्लानिंग, लोगों को यथास्थिति में बरकरार रखने के लिए। तो आप आभार मानिए प्रोफेसर रॉथमन के कि उन्होंने हमको इस बात को, जटिल बात को सिंपल करके बताया कि समाज में जितनी गतिविधियां होती है उसके 2 ही प्रकार के मकसद होते हैं। कुछ गतिविधियां परिवर्तनवादी होती है और कुछ गतिविधियां यथास्थितिवादी होती है। ये प्रोफेसर रॉथमन जो है ये अमेरिका के हैं और सोशल वर्क डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। माइकल रॉथमन,
अब आप देखिए कि जितने संगठन हमारे समाज में चल रहे हैं उसका विश्लेषण करिए और उनको पूछिए कि आपके संगठन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाहते हैं आप अंततः, और जो करना चाहते फिर वैसी ही आपकी कार्य पद्धति है या नहीं है, आपके मेथड्स, आपके प्रोग्राम्स वैसे है या नहीं है जैसा आपका उद्देश्य है, होने चाहिए ना ऐसे। इसी से ऑर्गेनाइजेशन की परख करिए, इसी से लोगों की परख करिए कि इनका दृष्टिकोण क्या है, ये परिवर्तन चाहते हैं या यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। ये हमको, ये अकल कौन देता है हमको? उद्देश्य। जब भी कहीं भटको, दिशा नजर ना आए, समझ में ना आए, उद्देश्य को बुलाइए। उद्देश्य महाशय बताइए ये क्या चीज है, किस दिशा में जा रहा है, इससे होगा क्या, कौन लाभान्वित होगा, कौन इसका विक्टिम होगा, ये पूछिए। तो आपको ये सवालों का जवाब इसमें से निकल के आएंगे क्वेश्चन करने से। और क्वेश्चन तब तक करते रहिए जब तक जवाब खत्म नहीं होते। मतलब जा करके कोई, जब ऐसा लगा इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, तब तक क्वेश्चन करते रहिए। क्यों ऐसा, क्यों ये, क्यों ये, कब ये, कैसे ये, क्यों, क्वेश्चन करते रहिए। व्हाई, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हाई, है ना, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाई, करते रहिए क्वेश्चन। और जवाब पाते रहिए तो उससे क्या होगा, दिशा निर्देश मिलता रहेगा उसमें।